नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज समाजवादी करेंगे बुद्धिजीवी सम्मेलन। आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन करेंगे। 2022 चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां सतर्क हो चुकी हैं। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व मंत्री मनोज पांडे, कार्यकर्ता और पूर्व विधायक भी साथ में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ महाराजगंज पेट्रोल पंप के पास आपको बताते चले ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन करेगी। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। क्राइम से जुड़ी हुई आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी है। घुटने के ऊपर गोली लगने से युवक जो है वो घायल हो गया था। युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश में गोली चलाने की आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात कारणों की वजह से आपको बताते चले युवक को गोली मारी गई। घुटने के पास युवक को गोली लगी है। युवक जानकारी के अनुसार घायल हो गया था, जिसको स्थानीय लोगों ने, चश्मदीदों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और अभी फिलहाल युवक की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। पूरा मामला सिंहपुर का है, जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर का है, जहां पर पुलिस ने इस मामले की जब तफ्तीश की तो पाया कि शायद ऐसा हो सकता है कि पुरानी रंजिश की वजह से युवक को गोली मारी गई हो। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको वो भी बता देते हैं। अंधेरे में रहने को 100 से ज़्यादा परिवार जो है वो मजबूर हो चले हैं। आपको बताते चलें 8 माह से जो ट्रांसफार्मर है वो फूका पड़ा हुआ था। बिजली की लाइनें भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौन है। नाराहाट क्षेत्र डोंगरा खुर्द के सहरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले लगभग 8 महीने से जो स्थानीय नागरिक हैं, लगभग 100 से ज़्यादा परिवार है जो अंधेरे की अब जद में आ चुके हैं, क्योंकि 8 महीने से वहां पर ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अधिकारी, क्षेत्रीय जो हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे मामले पर मौन बताए जा रहे हैं। सहरिया का मामला है, डोंगरा खुर्द के सहरिया का मामला है, जहां पर 8 महीने से एक ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है और अंधेरे में 100 से ज्यादा परिवार। चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। स्टील लाइन की चपेट में आने का पूरा मामला जो है वो ये है कि करंट से झुलसे तीसरे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान वाराणसी में बच्चे की मौत हुई है। 17 अगस्त को 3 बच्चे करंट लगने की वजह से झुलस गए थे। 2 बच्चों की उसी दिन मौत हो गई थी। मछली शहर के कौरहा गांव का यह मामला है, जहां पर 2 बच्चों की पहले ही करंट लगने से झुलस गए थे और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। और आज मिली जानकारी के अनुसार कि आज एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान वाराणसी में बच्चे ने आखिरी सांस ली है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 3 बच्चे 17 अगस्त को करंट लगने की वजह से झुलस गए थे। 2 की उसी दिन मौत हो गई थी। एक बच्चे की आस जो थी वो बनी हुई थी कि शायद उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अस्पताल में इतने दिनों तक चले इलाज के बाद आज उसने अंतिम सांस ली। चलिए अब विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। आईएमडी ने कहा है कि आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में भी कमी आएगी। वहीं 7-8 सितंबर के दौरान उत्तरी कोंकण में, 8 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में, 7 सितंबर को तेलंगाना में अलग अलग स्थानों
स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह 7-9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और जम्मू क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में छुटपुट से भारी बारिश की संभावना। तो किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल आज वहां पर महापंचायत बुलाई गई है। साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर लोग अड़ चुके हैं। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 को करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में लगा दिया है और इसके साथ साथ इंटरनेट और SMS सर्विसेज भी सस्पेंड करने का फैसला कर लिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आज पूरे दिन इंटरनेट और SMS सर्विसेज सस्पेंड रहेंगी। अधिकारियों ने बताया है कि करनाल प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विषेधाज्ञा लागू कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया। हरियाणा पुलिस द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर आज करनाल जिले में कुछ यातायात व्यवधान हो सकता है, इसलिए NH 44 का उपयोग करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे करनाल शहर की यात्रा करने से बचें या 7 सितंबर को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सोमवार को कहा है कि मंगलवार को यहां एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद किसान लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आज सुबह करनाल की नई अनाज मंडी में एकत्रित होंगे। करनाल पुलिस ने किसान नेताओं के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपने पहले के रुख में बदलाव करते हुए सोमवार को कहा है कि वह विधानसभा उपचुनाव में भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में यह फैसला किया गया। कांग्रेस यह उपचुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ज्यादातर नेता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और हमने फैसला किया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। ममता बनर्जी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करनी होगी। आपको बताते चले उन्हें 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता प्राप्त ही करनी होगी। यह उपचुनाव मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर चुनाव के साथ 30 सितंबर को होगा। चलिए उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई। 3 तलाक से महिलाएं परेशान थी, मोदी जी ने 3 तलाक खत्म कर दिया और इस कुप्रथा में नारी को मुक्त करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाएं अब समाज का नेतृत्व करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज बनाई गई। देश में सबसे अधिक महिला राज्यपाल मोदी के कार्यकाल में बनाई गई। वित्त मंत्रालय भारत की एक महिला के हाथों में है, जो पिछले कार्यकाल में देश की रक्षा मंत्री भी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रही तो सुमित्रा महाजन ने लोकसभा स्पीकर बनकर देश को नेतृत्व दिया था। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जिला पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में महिलाओं को 50% से भी ज्यादा भागीदारी दी। बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में कपल मैराथन और नारी शक्ति क्लब से महिलाओं को जोड़ने का निर्णय लिया गया। कपल मैराथन में भाजपा के महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके पद के साथ बुलाकर विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसी तरह नारी शक्ति क्लब की भी रूपरेखा बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या जनपद में दस्तक दे रहे। अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीट में से एक रुदौली विधानसभा में आज ओवैसी एक सभा को संबोधित करेंगे और जिले की यही इकलौती विधानसभा सीट है जहां से उन्होंने शेर अफगान के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि रुदौली विधानसभा अयोध्या जनपद की इकलौती ऐसी सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या
सबसे अधिक। लंबे समय से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। फिलहाल मौजूदा समय में विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस सीट पर काबिज रहा। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी शेर अफगन का कहना है कि वह ओवैसी को रानी मऊ से रिसीव करेंगे, उसके बाद वह कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधित करेंगे, उसके बाद मजार शरीफ जाएंगे और चादर चढ़ाएंगे, उसके बाद भेलसर चौराहे के कार्यालय आएंगे, उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वह लगभग 2 घंटे यहाँ रहेंगे। तो मंत्रिमंडल के अपने 2 असंतुष्ट मंत्रियों की ओर से बटाला को पंजाब के नए जिले के रूप में घोषित करने की मांग के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को उन पर कटाक्ष किया। सीएम ने कहा है कि यह मुद्दा पहले से ही विचाराधीन है और विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का झुंड बुलंद करने वाले 4 मंत्रियों में शामिल तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को बटाला को राज्य का नया जिला बनाने को लेकर उनसे मुलाकात की मांग की थी। बाजवा और रंधावा की ओर से उठाई गई मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि पिछले महीने कांग्रेस के एक अन्य नेता से भी उन्हें इसी तरह का निवेदन मिला था और वह इस मामले को देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को सामने देखकर कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद जैसे जिन दलों के चेहरे सूख रहे हैं, वे टिकैत की किसान महापंचायत के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। यह बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कही। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत के आंदोलन में असली किसान नहीं, केवल भाजपा विरोधी दलों के जमीन से कटे कार्यकर्ता रह गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसान महापंचायत फ्लॉप रही, इसलिए राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने के लिए पुरानी फोटो डाल दी। कांग्रेस के राज में यूरिया के लिए किसानों को लाठी गोली खानी पड़ती थी, जबकि एनडीए सरकार ने नीम लेपित यूरिया बाजार में लाकर इसकी किल्लत ही दूर कर दी। डीएपी पर हमारी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर किसानों को महंगाई से बड़ी राहत दी। बताते चले कि इसके पहले भी सुशील कुमार मोदी मौजूदा केंद्र की सरकार की ओर से किसानों को दिए गए लाभ को लेकर चर्चा करते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं। सोमवार को एक तरफ जहां उन्होंने किसानों के खाते में भेजी गई राशि की चर्चा की, बल्कि इसके साथ ही यूपी महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत और अन्य विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। तो महिला पुलिस कांस्टेबल की इश्क में अपनी ही पत्नी 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर बेसमेंट में उन्हें शवों को गाड़ देने वाले जल्लाद पति राकेश के ससुर मोतीलाल ने नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कासगंज एसपी ऑफिस पर पहुंचकर बताया कि उनकी बेटी और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसने 4 बार नोएडा के बिसरिख थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि एक बार नोएडा एसपी को भी तहरीर दी गई। सभी तहरीर को उसको रिसीविंग तो मिली, लेकिन पुलिस ने तीनों की हत्या की एफआईआर दर्ज तक नहीं की। उल्टे उसे धक्का मारकर थाने से निकाल दिया जाता था। इसके बाद जब मोतीलाल पुलिस के रवैये से निराश हो गए तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली और 156/3 के तहत एसीजीएम तृतीय गौतम बुद्ध नगर को एफआईआर दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर न्यायालय के आदेश पर बिसरिख थाना के दहेज प्रतिरोध अधिनियम 3/4 के तहत एफआईआर पति राकेश, ससुर बनवारी लाल, सासू इंद्रावती, दामाद के भाई राजीव कुमार, प्रवेश कुमार और प्रेमिका पुलिस कांस्टेबल रूबी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश से मोतीलाल एफआईआर दर्ज करवाने में तो सफल हो गए, लेकिन बिसरिख पुलिस ने फिर भी इनकी कोई मदद नहीं की, ना ही पिछले 4 साल में मामले का कोई खुलासा ही किया। फिर मोतीलाल नोएडा पुलिस की बेरुखी से एक बार फिर से भगवान के भरोसे बैठ गए।